अच्छा बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर बेसल फंक्शंस। बेसल पॉलिनॉमियल और या बेसल फंक्शंस हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है उससे रिलेटेड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, यानी दो बेसल फंक्शन जो हैं वो ऑर्थोगोनल कब होते हैं। ये असल में मैंने पेज पे इसलिए लिखा है, मैं चाह रही थी कि आप लोग को थोड़ी सी अच्छी तरह समझ आए। मुझे नहीं पता आप लोग को पहले से ही समझ आ रही थी या इस तरह से ही समझ आती है, लेकिन चलो मुझे बता देना अगर आपको इस तरह समझ आ जाए वीडियो के थ्रू तो तब भी बता देना, अगर उस तरह ठीक है तो क्लास वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि दो बेसल फंक्शन जो है ना वो ऑर्थोगोनल कब होते हैं। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ जे एन ऑफ एक्स ए इक्वल टू ज़ीरो। जे एन ऑफ एक्स ए, जे एन ऑफ एक्स का आपको पता है क्या होता है, बेसल पोलिनोमियल होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है। अब जे एन एक्स ऑफ ए, यानी एक्स की जगह पे आपने एक्स ए पुट करना है, इक्वल टू ज़ीरो, ये एक आपने इक्वेशन बना लेनी है और इस इक्वेशन की रूट्स आपने रखनी है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। देन इंटेग्रल ज़ीरो टू ए एक्स इंटू जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स एंड जे एन ऑफ बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स के साथ ज़ीरो से ए तक इसका इंटेग्रल लें, इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा देन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा देन इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर टू जे स्क्वायर एन प्लस वन ऑफ अल्फ़ा ए। यानी मतलब ये है कि अगर अल्फ़ा और बीटा जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इसका इंटेग्रल लेंगे, अगर अल्फ़ा और बीटा एक जैसे हुए तो उसका ये आंसर आएगा, और अगर अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट हुए तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। अब अल्फ़ा बीटा आपने याद रखना क्या चीज़ है, वो असल में रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के, इस बेसल पोलिनोमियल के, ठीक है। और ये जे एन ऑफ एक्स की मैंने डेफिनेशन साथ लिख दी है ताकि आप लोगों को याद रहे कि जे एन ऑफ एक्स क्या चीज़ है। अगर आप इसको जे एन ऑफ एक्स ए कहना चाहते हैं तो एक्स की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे एक्स ए के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, फिर इसी इक्वल टू ज़ीरो रखें तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी चीज़ को यही जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, अगर आप इसको कोरोनेकर डेल्टा में लिखना चाहें तो तब भी आप लिख सकते हैं। कोरोनेकर डेल्टा अगर आप लोग को याद है तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, और इसकी डेफिनेशन है हमारे पास डेल्टा ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो तो ये ज़ीरो आता है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो ये वन आता है। तो यही जो हमारी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, ज़ीरो टू ए एक्स इंटू जी जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स एंड जे एन ऑफ बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कोरोनेकर डेल्टा के साथ लिखते हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इक्वल ना एक दूसरे के बराबर ना हुए तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा, और जब ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो हर चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई कि अगर अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया। अगर अल्फ़ा बीटा बराबर हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। जब ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली चीज़ जो है ये दोबारा आ जाएगी। तो ये सेम वही चीज़ बनेगी जो हमने आप ऊपर जो है वो एक्सप्लेन की है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी बेसल पोलिनोमियल है या बेसल फंक्शन है, इसकी एक से ज़्यादा भी टाइप्स हो सकती हैं, यानी इसके फॉर्म्स हो सकती हैं। उस दिन जो आपने फॉर्म पढ़ी थी वो एन स्क्वेयर, वो वन माइनस एन स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में थी। अभी ये देखें एक और मैंने फॉर्मेट लिख दिया, ये मुझे नज़र आया था मैंने लिख दिया ताकि आप लोग को याद रहे, एक्स स्क्वेयर जे एन डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जो जे एन है ये असल में डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको याद है तो जो हमने पहले पढ़ी वहाँ पे था डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो ये भी डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस एक्स जे प्राइम एन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें वही जो बटे में हमारा एक्स स्क्वेयर आ रहा था उसका हमने एलसीएम ले लिया, पूरी इक्वेशन के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये एक और हमारे पास बेसल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जे एन ऑफ एक्स है इज़ अ बेसल फंक्शन, या फिर इसको हम कहेंगे ये बेसल पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट है वो हमारा अगला टॉपिक है इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शंस, के बेसल फंक्शंस को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इन इंटेग्रल फॉर्म अ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिटन एज, आपको पता है अगर ऑर्डर n का आप लिख रहे हैं तो उसी को हम जे एन ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर पाई इंटेग्रल ज़ीरो टू पाई कॉज ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। ये बिल्कुल बेसल फंक्शन ही है, ये बेसल पोलिनोमियल ही है, लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसको हमने इंटेग्रल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो पीछे वाली चीज़ है सिग्मा वाली, लेकिन ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अगर आप लोगों को शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो इस चीज़ को कि इंटीग्रेशन और सिग्मा जो है ये असल में एक ही चीज़ है। इंटीग्रेशन हम तब लेते हैं जब चीज़ें हमारे पास कंटिन्यूस, और सिग्मा आप तब लेते हैं जब चीज़ें आपके पास डिस्क्रीट हों, यानी अगर आपके पास काउंटेबल चीज़ें हों आप उनको ऐड करना चाहें तो आप सिग्मा लिख लेते हैं, अगर आपके पास अनकाउंटेबल हों या इनफाइनाइट हों तो आप उनको ऐड करना चाह रहे हो, कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इंटेग्रल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटेग्रल भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं।
अब एक और ये फार्मूला आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, इसको आपने वहाँ से पढ़ भी लेना है। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये किस तरह से इसके इक्वल आता है कि अगर आप बेसल फंक्शन लें ऑफ ऑर्डर 0 का तो ये उसकी वैल्यू आती है। ये देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपने n की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये आपके पास चीज़ आएगी 1/2 पाई 0 to 2 पाई e पावर आयोटा x साइन थीटा डी थीटा। इससे पहले कम्प्लेक्स फंक्शंस में आप पढ़ चुके हैं ई पावर आयोटा थीटा, जिसको हम आइलर आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ई पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आयोटा थीटा नहीं है बल्कि थीटा की जगह पे है एक्स साइन थीटा, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा साइन एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वो आइलर आइडेंटिटी ही है जो थीटा के बजाय एक्स साइन थीटा में लिखी हुई है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, ये छोटा सा एक आर्टिकल है और ये क्या है? प्रूव दैट बेसल फंक्शन ऑफ इंटेग्रल ऑर्डर। इंटेग्रल ऑर्डर मीन यानी ये जो n है ये कोई इंटीजर होना चाहिए, इसको बटे में नहीं होना चाहिए। बेसल फंक्शन ऑफ इंटेग्रल ऑर्डर जे एन ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी ये जो फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा ना, आपने इस फार्मूले को अप्रूव करना है यहाँ पे असल में कि जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई कॉज एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये असल में जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं उन्हीं में से 2-3 चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप लोगों ने पीछे वाली एग्जांपल्स की हैं तो एक एग्जांपल हमने की थी जो मेरे हाल में 6.6 एग्जांपल है, बुक के ऊपर लिखी भी हुई है, आपने इसको चेक कर लेना है। वैसे मैं आप लोगों को जो है वो बुक खोल के एक दफ़ा दिखा देती हूँ उसकी शक्ल, यकीनन आप लोगों ने नहीं की होंगी क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं ना होता पढ़ने के लिए। तो ये है जी, हाँ ये है हमारी एग्ज़ाम्पल 6.6, बल्कि यूँ रखें, हाँ जी अब आपको नज़र आ रही होगी। ये एग्जांपल 6.6 है जिसमें हमने प्रूव किया था कि कॉज ऑफ एक्स साइन थीटा इक्वल टू दिस एंड साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये जो दो चीज़ें हैं इन्हीं को हमने दोबारा से यूज़ करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने दोबारा से यूज़ करना है इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें पहले से पता है कि कॉज ऑफ एक्स साइन थीटा इस चीज़ के इक्वल होता है, साइन ऑफ एक्स साइन थीटा जो है वो इस चीज़ के इक्वल होता है। अब पहली को हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, दूसरी को हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि जो हमारी इक्वेशन 1 है वो क्योंकि कॉस की फॉर्म में है और 2 जो है वो साइन की फॉर्म में है, तो जो आपके पास कॉस की फॉर्म में है इक्वेशन उसको कॉस एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइन की फॉर्म में है उसको साइन एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कॉस एन थीटा, आपने इसको कॉस एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है 0 से पाई तक। जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो अब आप देखें ये इक्वेशन जो है ये आपके पास दोनों साइड्स पे लिखी हुई है। यहाँ पे आपने कॉस एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया और इसकी इंटीग्रेशन ले ली। यहाँ पे भी कॉस एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसकी इंटीग्रेशन आएगी 0 से पाई तक। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल से इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है, अगर ना हुई तो मुझे बता देना, मैं उसको लिख के आपको भेज दूँगी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो n को इवन रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई जे एन ऑफ एक्स, और अगर n को ऑड रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 1 की। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्योंकि साइन की फॉर्म में उसको आप साइन एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल उसके भी जब आप 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे, अगर n इवन हुआ तो वो 0 आ जाएगी और अगर n ऑड हुआ तो वो पाई जे एन एक्स आ जाएगी। अब देखो जो ऊपर वाली एक जो है इसमें से ये जो कॉज एन थीटा वाली इसको मैंने 3 का नाम दिया और जो साइन एन थीटा वाली इसको मैंने 4 का नाम दिया। अब अगर आप 3 को ध्यान से देखो तो ये इवन के लिए ये ऑड के लिए 0 आ रही है। अगर आप 4 को ध्यान से देखो तो ये इवन के लिए 0 आ रही है। तो इसका मतलब है जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोई भी 0 नहीं रहेगी, क्योंकि इवन के लिए ये वाली आ जाएगी और ऑड के लिए ये नीचे वाली आ जाएगी। ठीक है, तो 3 और 4 को हम दोनों को ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई जे एन एक्स, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो पाई है इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएँ तो इधर डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा पीछे जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी और जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 1/पाई 0 to पाई कॉज एन थीटा माइनस एक्स साइन एन थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही इंटेग्रल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास बेसल फंक्शन की। अब इन चीज़ों को आपने करना है। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ और वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है। बल्कि आप ऐसे कीजिएगा, ये जो एक एग्जांपल है 6.20, ठीक है, इसको आपने कर लेना है। ये बिल्कुल सिंपल सी है और ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, इसमें कुछ प्रूफ करने वाला नहीं है। 6.21 जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है और थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको खुद करवाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद आपने करनी है एग्जांपल नंबर 6.22। 6.21 नहीं करनी, 6.20 करनी है और 6.22 करनी है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा काम आपने ये करना है कि
आप लोगों ने अपनी डेली की अटेंडेंस भी मुझे देनी करनी है। और वो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा एक चैनल बना हुआ है पहले से, पिछले कॉलेज का, जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो उस चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूँगी। आपने इसको चेक करना है और उसके बाद आपने कमेंट्स में जाके वहाँ पे अटेंडेंस लगा देनी है। और उसके बाद आपने कमेंट्स में ही अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है या कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो वो वहाँ पे आपने लिख देना है, ताकि फिर वो जो है ना वो मैं आपको किसी पेज पे लिख के भेज दूँ। और बीएस आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है, टाइम बहुत थोड़ा है, आपने सोए नहीं रहना है इन छुट्टियों में, इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट भी मैं इसी तरह से अपलोड कर दिया करूँगी, ताकि आप लोग जिस टाइम भी फ्री हों आप उसको देख लें, उसको पढ़ लें आराम से। और अगर आपको एक दफ़ा ना समझ आए तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी उसको देख सकें, ठीक है। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।